ये कहानी ना किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। सोचिए, यूरोप की सबसे जहरीली फैक्ट्रियों में से एक रातों रात एक महाद्वीप से गायब हो जाती है और फिर हजारों मील दूर एक दूसरे ही महाद्वीप पर फिर से खड़ी हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक चीज बस हवा में कैसे गायब हो सकती है? और उससे भी बड़ा सवाल कि वो गई तो गई कहाँ? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये सब शुरू हुआ इटली से। वहां एक मितेनी नाम की केमिकल फैक्ट्री थी जिस पे ताला लगा और उसके मैनेजरों को जेल हो गई। लगा कि चलो कहानी खत्म। पर ये अंत नहीं था। ये तो बस एक नई और ज्यादा डरावनी कहानी की शुरुआत थी। कुछ ही महीनों के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वही फैक्ट्री पुर्जा पुर्जा खोलकर भारत के महाराष्ट्र में दोबारा जोड़ी जा रही है। और बस जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे देश में हड़कंप मच गया। लेकिन इस पूरी कहानी के केंद्र में, मतलब इसकी असली जड़ में, एक बहुत ही खतरनाक चीज है। एक ऐसा केमिकल जो इस फैक्ट्री को इतना विवादास्पद बना देता है। इनका नाम है PFAS, लेकिन लोग इन्हें इनके निकनेम फॉरएवर केमिकल्स से ज्यादा जानते हैं। और ये नाम इन्हें इसलिए मिला है क्योंकि ये केमिकल कभी खत्म ही नहीं होते। मतलब एक बार अगर ये पर्यावरण में या हमारे शरीर में आ गए तो समझ लीजिए कि ये हमेशा के लिए वही रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि ये हमारी रोजमर्रा की चीजों में है। वाटरप्रूफ जैकेट से लेकर नॉन स्टिक पैन तक, यहां तक कि शैम्पू और खाने की पैकेजिंग में भी ये हर जगह हैं। और इस प्रदूषण का असर कितना बड़ा हो सकता है? इटली में मितेनी प्लांट ने लगभग 3.5 लाख लोगों के पीने के पानी में जहर घोल दिया था। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी तबाही थी। तो देखिए, मितेनी की ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं है। ये उस पूरे ग्लोबल सिस्टम की कहानी है जो ऐसे जहरीले उद्योगों को एक देश से दूसरे देश तक आसानी से जाने देता है। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व स्पेशल दूत बास्को टनकाक इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम बन गया है जहां अमीर देश अपने यहां बैन हो चुके जहरीले उद्योगों को उन देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं जहां के कानून कमजोर हैं। ये सीधे सीधे तौर पर एक तरह का पर्यावरणीय अन्याय है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे रोकने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है क्या? है। एक संधि है जिसका नाम है बेसल कन्वेंशन। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये जहरीले कचरे के व्यापार को रोकती नहीं है, बल्कि सिर्फ उसे मैनेज करती है। और इसी एक शब्द मैनेज में सारी गड़बड़ी छुपी हुई है। पहले एक आम धारणा थी कि ये साला जहरीला कचरा अमीर यानी कि उत्तरी देशों से गरीब यानी दक्षिणी देशों में जाता है। लेकिन अब हकीकत बहुत बदल चुकी है। अब ये एक इतना कॉम्प्लेक्स ग्लोबल नेटवर्क बन गया है कि विकासशील देशों के बीच भी इस जहरीले कचरे का व्यापार धड़ल्ले से हो रहा है। एक्टिविस्ट्स इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत सटीक नाम देते हैं, पर्यावरणीय उपनिवेशवाद। इसका सीधा सा मतलब है अपने देश के प्रदूषण और जहर को उन इलाकों में भेज देना जहां के नियम कानून कमजोर हैं और जहां के लोग शायद इसका विरोध करने की हालत में नहीं हैं। तो चलिए अब वापस मितेनी की कहानी पर लौटते हैं और देखते हैं कि कैसे एक ही घोटाले के दो अलग अलग महाद्वीपों पर कितने अलग अलग नतीजे निकल रहे हैं। और यहीं पर आपको सिस्टम का असली चेहरा दिखता है। इटली में जहां कानून सख्त हैं, वहां मैनेजरों को लंबी लंबी सजाएं हुई, लोगों को मुआवजा मिला। और दूसरी तरफ भारत में, जहां PFS को लेकर कोई खास नियम ही नहीं है, सरकार पहले तो उत्पादन की बात से ही इनकार कर रही है और बेचारे स्थानीय लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब भारत में लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था, उसी वक्त एक और जहरीली चीज तेजी से फैल रही थी, और वो थी गलत जानकारी। इंटरनेट पर यह बात वायरल हो गई कि इटली में इस प्रदूषण की वजह से 3.5 लाख मौतें हो गई, जबकि असलियत ये थी कि 3.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे, मौतें नहीं हुई थीं। यह दिखाता है कि कैसे गलत जानकारी लोगों के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का सकती है, भले ही सच्चाई अपने आप में ही काफी डरावनी क्यों न हो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस जहरीले चक्र को तोड़ा जा सकता है? क्या इस ग्लोबल जहर के व्यापार का कोई असली समाधान है भी? चलिए देखते हैं। जानकारों का मानना है कि हमें इसे एक मानवाधिकार के नजरिए से देखना होगा। इसका मतलब यह है कि देशों को सिर्फ अपने देश के अंदर ही नहीं, बल्कि विदेशों में काम कर रही अपनी कंपनियों की हरकतों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी कंपनियां दूसरे देशों में जाकर लोगों के अधिकारों का हनन ना करें।
ये तो हो गई बड़ी बड़ी पॉलिसी की बातें, लेकिन जब तक ये नियम बनेंगे, लागू होंगे, तब तक एक आम इंसान क्या करे? जब ये पता चले कि पीने के पानी में भी ये फॉरएवर केमिकल्स घुले हो सकते हैं, तो घर पे क्या किया जा सकता है? अच्छा, तो इस पर एक हालिया स्टडी हमें कुछ जरूरी जानकारी देती है। रिसर्च में पाया गया कि रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ फिल्टर PFAS हटाने में 94% से भी ज्यादा कारगर हैं। लेकिन सावधान, जो सामान्य एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स होते हैं, उन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ पूरे घर के फिल्टर अगर उनकी ठीक से देखभाल न की जाए तो वो पानी में PFAS का लेवल कम करने की बजाय बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक और पेच है। जो फिल्टर्स सबसे ज्यादा असरदार हैं वो सबसे ज्यादा महंगे भी हैं। तो ये हमें फिर से उसी पर्यावरणीय न्याय के सवाल पर ले आता है, जहां साफ और सुरक्षित पानी भी सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जिनकी जेब में पैसा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक देश का प्रदूषण, एक फैक्ट्री का जहर बिना किसी रोक टोक के सरहदें पार कर सकता है, तो क्या न्याय को सरहदों में बंधा रहना चाहिए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।